हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 साइंस का पोल स्टार में से एक और सैंपल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। 5 सैंपल पेपर हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आज हम 6वां सैंपल पेपर सोल्व करेंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें पूछा गया कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं। तो एग्जॉस्टिबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम आने पे खत्म हो जाएंगे उनको हम एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल को ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में करोड़ों सालों का टाइम लगता है और जितना भी हमारे पास रिजर्व है फॉसिल फ्यूल्स का वो लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हम उसको लगातार यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा और उसको दोबारा बनने में जो है वो फिर से लाखों करोड़ों सालों का टाइम लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of the dead organism and it took millions of years to get these organism converted into fuel. The known reserves of these fuels are limited and so these are called known as the exhaustible resources. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड्स इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। हमें बताना है कि जो फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट है इनका कौन सा पार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ढोलक है, ढोलक के ऊपर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, एक पर्दा सा लगा होता है। जब उसको मारते हैं तब उससे आवाज पैदा होती है। तो हमारे पास ढोलक में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, स्टार में स्ट्रेच्ड वायर होती है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है, फ्लूट में एयर कॉलम्स होते हैं जहां से आवाज निकलती है। वहां पे छोटे छोटे सुराख किए होते हैं जहां से हवा जो है वो पास होती है, जिसको हम एयर कॉलम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हो। इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी एक चीप मेटल के ऊपर किसी एक अच्छे मेटल की लेयर को चढ़ा देना। एक घटिया क्वालिटी की मेटल के ऊपर किसी अच्छे मेटल को चढ़ा देना। जैसा कि हमारे साइकिल के हैंडल्स जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ाई होती है जिससे वो सुंदर लगते हैं। तो हमारे पास काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे साइकिल्स के हैंडल हो गए, हमारी टूटियां होगी, जो हमारे टैप्स होते हैं वो हो गए, हमारे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट हो गए, हमारे जो गैस बर्नर्स हो गए, हमारे साइकिल के टायर्स के जो रिम होते हैं वो हो गए, हमारे जो कपड़ों में बक्कल लगे होते हैं वो। ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन, नेम एनी टू कॉन्स्टेलेशन। हमें बताना है कि कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टेलेशन जो है वो तारों के समूह को बोलते हैं जो लगातार एक शेप बनाते हैं, कोई एक ऐसी शेप बनाते हैं जिसको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जिसको हम पहचान पाते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। इसको एक बार स्ट्रेट डेफिनेशन को पढ़ भी लेते हैं। Constellation are the small group of stars appearing in the space having the specific common shape। ये तारों का एक समूह होता है जो कि एक शेप बना रहा होता है। All the stars of the group always stays together। जो किसी उस ग्रुप के सभी तारे जो है वो हमेशा एक साथ रहते हैं और उनकी पोजीशन जो है वो बदलती भी रहती है। तो एग्जाम्पल्स है हमारे पास उर्सा मेजर और ओराइन। ये उर्सा मेजर का डायग्राम है और ये हमारा ओराइन है। इसको आपको ड्रॉ करना सीख लेना, ये भी आता होता है एग्जाम में कि ड्रॉ करना है हमें ओराइन और उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर या फिर बिग डीपर के नाम से भी जानते हैं और ओराइन को हम हंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, should the handles and the bristles of the toothbrush be made of the same material? explain your answer। बोल रहे हैं कि क्या जो हमारा टूथब्रश होता है उसके आगे जो बाल्स बने होते हैं, ब्रिस्टल्स बने होते हैं, वो और उसका जो डंडा होता है पकड़ने वाला वो सेम मटेरियल का बना होता है। अगर हाँ तो भी अपना आंसर बताओ, अगर नहीं तो भी अपना आंसर बताओ। तो वो सेम मटेरियल के नहीं बना होता क्योंकि जो हैंडल होता है वो हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि उसको सपोर्ट देनी होती है, वो हार्ड मटेरियल होता है। लेकिन जो हमारे आगे वाले सॉफ्ट बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं काफी, तो ये उनके मटेरियल में फर्क होता है।
No different material should be used for making the handles and the bristles of the toothbrush because bristles help in the cleaning the teeth and handle is just for the sport. Bristles जो होते हैं वो soft होने चाहिए and delicate and powerful while the handles should be hard and rigid. जबकि जो handle होता है वो hard होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो जल्दी टूटे ना. तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज नॉइस, व्हाट इज इट्स यूनिट. हमें बताना है कि नॉइस क्या होती है, शोर क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है. तो हमसे पूछा है कि शोर क्या होता है. शोर एक तरह की अनप्लीजेंट साउंड होती है जो हमें रिलैक्स नहीं करती, हमें डिस्टर्ब कर देती है. ऐसी आवाज को हम बोलेंगे कि वो नॉइस है. द अनप्लीजेंट साउंड विच आर नॉट सॉफ्ट एंड स्वीट आर नोन एज द नॉइस. कैसी आवाज जो कि अनप्लीजेंट है और वो सॉफ्ट नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसको हम बोलेंगे कि नॉइस है. जैसे कि हमारे मशीन्स का शोर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मशीन हो गए, क्रैकर्स हो गए. तो ये सारा जो है ये नॉइस के एग्जांपल्स हैं. जो यूनिट होती है नॉइस की वो डेसिबल है, उसको हम डीबी से लिखते हैं. और जो नॉइस लेवल होता है वो 0 से लेकर 120 डेसिबल तक होता है. तो बेसिकली नॉइस क्या है, नॉइस एक तरह की अनप्लीजेंट साउंड है जो कि हमें जो है डिस्कम्फर्ट में डालती है, हमें जो है वो रिलैक्स नहीं होने देती. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड. एन अर्थक्वेक मेजर्स ऑन दिस स्केल. would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? हमें बताना है कि किस स्केल के ऊपर जो है वो अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं. तो अर्थक्वेक को हम जो है वो रेक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं. अगर तो अर्थक्वेक को हम रेक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं और इसको जो है वो हम सिस्मोग्राफ की हेल्प से जो है वो इसको रिकॉर्ड किया जाता है. अगर इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. अगर इसकी वैल्यू 7 से कम, 2, 3 या 4 के पास होती है तो ये कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो ये ज्यादा तबाही नहीं मचाता उस केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका. The radius of the Jupiter is 11 times the radius of the Earth. Calculate the ratio of the volume of the Jupiter and the Earth. How many Earth can be Jupiter accommodate? तो इसमें हमें अर्थ और रेडियस के जुपिटर का रिलेशन दिया हुआ है. हमें बोला है कि जो अर्थ का रेडियस है, जो अर्थ का रेडियस, जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 11 टाइम्स है. मीन्स कि अगर उसे 11 गुना करेंगे, जो जुपिटर का रेडियस है वो धरती के रेडियस का 11 गुना बड़ा है. हमें ये बताना है, पहले तो हमें उसका वॉल्यूम्स की रेशियो पता करनी है, फिर ये बताना है कि कितनी अर्थ जो है उसके अंदर फिट हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, अर्थ के रेडियस को r मान लेते हैं. लेट r बी द रेडियस ऑफ अर्थ. और जुपिटर का जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो 11 टाइम्स है, मीन्स की 11r हो जाएगा. फिर वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें याद रखना. और वॉल्यूम का ऑफ जुपिटर हो जाएगा 4/3 पाई आर. आर यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं, r' लिख रहे हैं, r' का क्यूब. अब जो जुपिटर का वॉल्यूम है, रेडियस जो है वो 11 टाइम्स ऑफ r है, तो इसलिए हमने इसको 11r लिख लिया. तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा. 11 का क्यूब करेंगे, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1331. तो 1/31 रेशियो आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ जुपिटर की. हमने बस यहाँ पे क्या किया, रेडियस ऑफ अर्थ को r मान लिया, तो रेडियस ऑफ जुपिटर 11 टाइम्स मतलब कि 11 इंटू r हो जाएगा. फिर उसको वॉल्यूम में पुट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज ओजोन लेयर हेल्प अस टू. ओजोन लेयर हमें कैसे हेल्प करते हैं. तो ओजोन लेयर जो है वो सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं, वो धरती तक नहीं आने देती. अगर वो रेडिएशंस धरती में एंटर कर जाएंगी तो हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ और काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. तो यूवी रेज क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है, वो सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशंस को रोकती है धरती तक पहुंचने से और हमें जो है वो उनसे बचा के रखती है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोयले के कुछ यूजेस बताने हैं. यूजेस ऑफ
तो कोयले को हम घरों में ईंधन के रूप में यूज करते हैं, इसको हम स्टीम इंजन्स में यूज करते हैं, इसको हम थर्मल पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। तो एज अ फ्यूल टू कुक द फूड, टू प्रोड्यूस द स्टीम, टू रन इंजन, इन स्टीम इंजन जलाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशन, तो जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें बिजली को पैदा करने के लिए हम कोयले को यूज करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी जो है हम कोयले को यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेम एट लीस्ट 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड गिव देयर यूज। हमें पेट्रोलियम के 3 कॉन्स्टिट्यूट बताने और उनके यूजेस भी बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके हमारे पास हो सकता है नेचुरल गैस उस टाइम निकलती है, तो नेचुरल गैस को हम जो है वो घरों में ईंधन की तरह यूज करते हैं, इसको हम ऑटोमोबाइल्स में भी यूज करते हैं। इसके अलावा डीजल एंड पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल और डीजल जो है वो हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इसके अलावा हमारी जो है वो कोल तार हो सकती है। कोल तार जो है वो एक तरह का सब्सटेंस है, ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम सरफेसिंग ऑफ रोड में यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोल के और उनके साथ में यूज हो गए। अदरवाइज आप फर्स्ट क्वेश्चन को चॉइस कीजिए और प्रेफर कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। उसके बाद है हाउ डज द हार्मोन इफेक्ट अ बॉयज बॉडी बिटवीन द एज ऑफ 11 to 16। हमें एडोलेसेंस की एज के दौरान जो बॉयज होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताने। तो एडोलेसेंस की एज के दौरान जो लड़के होते हैं उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, उनके शोल्डर्स जो है वो चौड़े ब्राइडर होने शुरू हो जाते हैं, ब्रॉडर होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो उनकी आवाज होती है वो भारी होनी शुरू हो जाते हैं, उनके पब्लिक रीजन्स में जो है वो हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बॉयज में आते हैं। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। हाइट इंक्रीज, सडनली उनकी जो हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। बोन्स ऑफ लेग एंड आर्म्स बिकम्स लॉन्ग, उनके जो हाथों और पैरों की हड्डियां होती हैं वो लंबी होनी शुरू हो जाती हैं। उनके शोल्डर्स जो है ब्रॉडर हो जाते हैं, मसल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, वॉइस जो है वो होरोस बन जाती है और एडम्स एप्पल जो है वो दिखना शुरू हो जाता है गले में से। उनके फेस पे एक्ने और पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और उनके पब्लिक रीजन्स पे, चेस्ट पे जो और फेस पे जो है वो हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं बॉयज के अंदर। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है मेनार्क एंड मेनोपॉज के अंदर। तो मेनार्क क्या होता है, जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन सर्कल आते हैं, मीन्स कि फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है, फर्स्ट टाइम उसके ब्लीडिंग होती है, तो उसको मिनार्क बोलते हैं। और मीनोपॉज होता है जब किसी लड़की को लास्ट टाइम पीरियड आता है, उसके बाद उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो जो लाइफ का लास्ट वाला पीरियड होता है किसी भी लड़की के लिए, तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। मिनार्क पहले वाला होता है, मेनोपॉज जो होता है वो लास्ट वाला होता है। उसके बाद हमें बताना है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको हमें एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो है वो शो करना है। Air is a bad conductor of electricity. Take a battery, bulb and connect it to a cell and switch. When the switch is fixed with the safety pin, then the current flows and the bulb glows. But when the safety pin is removed, then there is no air, but there is only between the gap. There is only air between the gap of the switch and the current does not flow. It shows that the air is a bad conductor of electricity. इसमें बोला गया कि अगर आप एक बल्ब ले लो, उसमें उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और उसके बीच में जो है वो आप एक वायर को काट दो और उसके बीच में स्विच लगा दो। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो बैटरी है, जो बल्ब है वो जगना शुरू हो जाता है। और अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं, मीन्स कि वहां से स्विच हटा के दोनों वायर्स को अलग अलग कर देते हैं, तो जो हमारा बल्ब है वो जगना बंद हो जाता है, क्योंकि सर्किट जो है वो बंद हो जाता है। जिससे ये पता लगता है कि क्योंकि उस टाइम जब हमने अलग किया तो उस टाइम वहां उनको कनेक्ट करने के लिए वहां पे सिर्फ हवा ही है, हवा के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन हवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेके नहीं जा रही, जिससे पता लगता है कि हवा जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि हमारी जो वायर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो हमारे आसपास भी हो, लेकिन जब तक हम उसको टच नहीं करते अपने हाथ से तब तक हमें करंट नहीं लगता। इसी से पता लगता है कि जो हवा है वो एयर को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट नहीं करती है। उसके बाद है हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। बताने क्या होता है, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाती है, पास कर जाती है, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाती, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने नहीं देते, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी होगी, प्लास्टिक होगी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर के। कंडक्टर के हमारे पास लोहा, आयरन, कॉपर, ये जो है वो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कंडक्टर के।
तो इसके साथ हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।